हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन शॉट वीडियो। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो मैं गारंटी लेता हूँ आज आप 95% नंबर पक्के करके जाओगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी किताब के इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए पूरी की पूरी फिजिक्स इस वीडियो में खत्म होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक लगातार आपको इसी तरीके से तैयारी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, उसके बाद में हम थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। ठीक है, तो इस सूत्र से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। जैसे ई होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ होता है बल और क्यू होता है क्या? आवेश। तो बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलाम, है ना। जो इसका मात्रक वही इसका मात्रक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन बटे कूलाम। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न क्षेत्र होता है। मतलब एक धारावाही चालक है, उसके चारों ओर जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कौन सा है? यानी चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, या फिर चुंबकीय और वैद्युत दोनों होते हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, केवल वैद्युत क्षेत्र, या फिर ना ही विद्युत क्षेत्र और ना ही चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर जो आपका धारावाही चालक होता है उसके चारों ओर हमेशा केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है धारावाही चालक के चारों ओर हमेशा केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे गामा किरणें, एक्स किरणें, अवरक्त किरणें, ये सारी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा किरणें होती हैं वो आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अल्फा किरणें जो हैं वो वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए अधिकतम होती है? क्वेश्चन ये कह रहा है। जैसे नीले प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, या फिर लाल प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 पे हम जाएंगे। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल प्रकाश के लिए अधिकतम होती है। समझ गए? किसी को कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन दिया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है यही आपका राइट आंसर है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर कभी कभी आपको मिल सकता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या हो जाएगा? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ गए? ठीक है,
आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर तैयार कीजिए। ठीक, क्वेश्चन दिया जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। यानी हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है? तो यहाँ पर NH/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसमें भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे 6 सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में 6 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक, तो मैंने 6 करवा दिए हैं, उसके आगे की प्रैक्टिस आपको लगातार करवाते रहेंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने थ्योरी वाले क्वेश्चंस की तरफ, जहां से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा जा चुका है, चलिए इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? आपको 2 में से एक क्वेश्चन मिलेगा, यानी पूछेगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है या फिर पूछेगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। दोनों का तात्पर्य एक ही है, दोनों की परिभाषा एक ही है। तो क्या परिभाषा है, चलिए समझते हैं। इसमें हमको लिखना है कि जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? मतलब जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मान लीजिए ये एक धातु है ये, ठीक, इसकी सतह पर क्या होगा, जब एक निश्चित आवृत्ति से कुछ अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणों को आपतित किया जाता है, तो धातु की सतह से इस यानी इस ऊपरी सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और इस परिभाषा को 2 बार याद करने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अभी के अभी ये परिभाषा आप खुद से याद करके दूसरों को भी सुना सकते हो। ठीक है, तो ये परिभाषा समझ में आ गई, इसको आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसमें आपको लिखना है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, क्या होता है, देखिए 1/2 mv² क्या होता है, हाफ mv²। कभी कभी इसको बोलते हैं हाफ mv² या फिर कहते हैं 1/2 mv²। ठीक, तो क्या हो जाएगा, बराबर hν माइनस hν0। ठीक, क्या होता है, hν माइनस hν0। तो अब देखिए h और h दोनों में कॉमन है, तो मैंने h को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचा ν माइनस ν0। ठीक, तो यहां से देखिए जो हाफ mv² बराबर हो जाता है h ब्रैकेट में ν माइनस ν0। तो इसी को हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, ये समीकरण निकालना होता है। कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो यहीं पर लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट कीजिए थोड़ा बहुत। जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी मैं आपके लिए मेहनत करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिए। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। पूरी किताब से छांट के लाया हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। कार्यफलन क्या होता है? तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। इसे W बराबर h न्यू नॉट से लिखा जाता है। मतलब कार्यफलन किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और इसका सूत्र क्या होता है? अगर कार्यफलन निकालना है तो आप W बराबर h न्यू नॉट लगाओगे, ठीक है, तब आपको यहाँ से कार्यफलन निकलेगा। इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं तो वो भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आप बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलकर जलवा काटेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश वैद्युत कार्यफलन समझ गए, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। क्वेश्चन दिया जाता है देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? देहली आवृत्ति क्या होती है? देखिए, इसमें हमको लिखना है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है। मतलब कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। तो समझ गए देहली आवृत्ति क्या होता है, कार्यफलन क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं। क्या क्या बताया है इसको एक बार रिवाइज कीजिए, याद करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, तो इनको तैयार करना आपका काम है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये भी काफी बार पूछा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है किसी लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं इसकी अगली वीडियो ले आऊंगा, अगर आप लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, तो एक स्पेशल वीडियो न्यूमेरिकल पर आ जाएगी, बस आपको नीचे कमेंट में बताना है, ठीक। तो देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो हम लिखते हैं किसी लेंस की क्षमता P लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बस परिभाषा इतनी ही है। मतलब लेंस की जो क्षमता है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, ठीक। जब 1/f लेंगे तब ये f क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। अगर हमको ये सेंटीमीटर में दिया गया है तो P बराबर 100/f लिया जाता है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल में काम आता है, ठीक। तो अब पूछ रहा था इसका मात्रक लिखिए। तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, याद रखिएगा। बहुविकल्पी भी पूछा जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तब आपको बताना होता है डायोप्टर, ठीक। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेंस से ही है। क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है लेंस की क्षमता किसमें अधिक होगी, वायु में या जल में। तो आपको बताना है वायु में लेंस की क्षमता अधिक होगी, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे खुला होता है यानी निर्वात होता है वहीं पर इसकी क्षमता अधिक होती है, ठीक है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। 1 नंबर वाले ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, जिनका बस चुटकियों में आंसर देना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
तो एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, देखिए यानी एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र निम्न है। कौन सा है, n/v-1/u बराबर n-1/r। ये वाला सूत्र होता है एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जैसे दिया गया है 3000 एंगस्ट्रॉम वाली, तो 3000 एंगस्ट्रॉम से हमको पता चल रहा है कि ये तरंग दैर्ध्य दी गई है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य किससे हम लिखते हैं, लैम्डा से लिखते हैं। तो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य कितनी दी गई है, 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एंगस्ट्रॉम में है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो लैम्डा बराबर 3000 गुणे 10⁻⁻10 ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, तरंग दैर्ध्य हो गई। ठीक है, अब कह रहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना है, तो आवृत्ति हमको निकालनी है, यानी n हमको निकालना है। तो n कहाँ से निकलेगा, देखिए एक फार्मूला होता है c बराबर n लैम्डा। क्या होता है, c बराबर n लैम्डा। c क्या है, प्रकाश की चाल है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो देखिए n निकालना है, तो n को हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो c बटे लैम्डा हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हमको लगाना है। ठीक, अब देखिए c का मान आप लोगों को पता ही होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है ना। तो यहाँ पे c बराबर भी लिख लीजिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, है ना। तो ये होती है प्रकाश की चाल। तो देखिए यहाँ से n का फार्मूला क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ और लैम्डा की जगह पे हमको ये रखना है 3000 × 10⁻⁻10। ठीक, आसानी से समझा रहे हैं, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएंगे, आराम से कट जाएंगे। अब देखिए ऊपर बचा 10⁸ और ये 10⁻⁻10 है, तो ये गुणे में ऊपर जाएगा बटे से, तो क्या हो जाएगा 10⁻10, है ना, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर है बचा 1 यानी कि 1000। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 1000 बचा। तो 1000 को हमको कैसे लिखना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 10 और 8 18 हो गए ऊपर। ठीक, नीचे कितना बचा, 10⁻3 हो गया, है ना, तभी तो 1000 हो जाएंगे। तो 10⁻3 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो कैसे होगा, देखिए n बराबर 10⁻18 है, ये 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 10⁻−3 हो जाएगा, क्योंकि जब बटे से ऊपर जाता है तो चेंज हो जाता है इसका चिन्ह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए बहुत आसान है, n बराबर 10⁻18 में से 3 जाएंगे तो 15 बचेंगे। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, कैसे आया फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए 3000 एंगस्ट्रॉम वाली वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात करना था। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होती है। तो लैम्डा बराबर 3000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा का मान हो जाएगा 10⁻−10 मीटर। n हमको निकालना था, तो c बराबर n लैम्डा ये फार्मूला होता है। तो n निकालने के लिए n को हम इधर लाएंगे तो c बटे लैम्डा हो जाएगा। अब c की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो वही हमने यहाँ पे रख दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बटे में लैम्डा की जो मान दी गई थी वो हमने रख दी है। ठीक है, और फिर 3000 यानी 3 से 3 कट जाएगा और ये 10 जो है ऊपर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो 10 और 8 18 और 1000 को 10⁻3 लिखते हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 18 से 10⁻−3 घट जाएगा तो 10⁻15 बचेगा। ठीक,
तो ये इस प्रकार से न्यूमेरिकल हल किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, कैसे इसको याद करना है चलिए समझते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इसमें हमको लिखना है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहा गया कि वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देख लिया है तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करवाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अगली वीडियो में मिलना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।